नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की टारगेट सीरीज़ के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान। इसकी पहले एक वीडियो आ चुकी है और ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं सामान्य विज्ञान के जो इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो एपीएफसी में इस पर उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और हम इसके पैटर्न को अच्छे से जो है पता लगा सके। चलिए हमारे पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? तो आपको पता हो तो जो एक परमाणु होता है, एटम होता है, उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा प्रोटॉन जिसके बारे में हमसे पूछा है, ठीक है। उसके अलावा एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा एक होता है हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीन होता है। तो हमसे पूछा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर हमको चार विकल्प दिए, जे थॉमसन, ए गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक। तो ये हमने ज़रूर हमारे जो बचपन में हम साइंस की किताबें पढ़ते थे वहाँ पर हमको एक चैप्टर के अंदर बताया गया था। तो वहाँ से भी अगर आपको याद है थोड़ा बहुत तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा एटम वाला जो हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी में उसको जाके रिवाइज कर लो और उसमें इतना तो मतलब मेन चीज़ें तो रिवाइज कर ही लो। जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन का साइज़ क्या होता है, उसके अलावा जो किस बड़े बड़े एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे। जो वन लाइनर क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस जरूर इस चैप्टर से बन जाएंगे। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है विकल्प बी यानी ई गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। चलिए इसकी व्याख्या में इसके बारे में और जानते हैं। तो जे थॉमसन ने प्राथमिक कण इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार जीता था, इसलिए विकल्प गलत है। यानी जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ना कि प्रोटॉन की। ई गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने 1886 में एनोड किरण ट्यूब के साथ प्रयोग किया था जिसमें एक नए प्रकार के धनात्मक अवशोषित कण के को देखा था जिसका द्रव्यमान पहले खींची गई कैनाल किरणों की तुलना में अधिक था, यानी ये धनात्मक था। जो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव ही होता है, धनात्मक ही होता है। तो इन्होंने इन कणों का नाम कैनाल स्ट्रालिन रखा था, लेकिन बाद में से प्रोटॉन के रूप में पहचाना गया। इसलिए हमारा विकल्प भी सही है क्योंकि वह इस कण की खोज करने वाले जो है वो पहले व्यक्ति थे। कौन थे? ई गोल्डस्टीन। और जे थॉमसन ने प्राथमिक कण की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में क्या शामिल है? तो ये भी हमने अपने बचपन में साइंस की किताब में पढ़ा था। ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, ठीक है, तो और अमोनियम क्लोराइड, ये सब हमने वहाँ पर पढ़े थे। अमोनिया क्या होता है? NH4Cl। तो ब्लीचिंग पाउडर का अगर आपको फॉर्मूला याद है, जो इसका रासायनिक नाम याद है, रासायनिक फॉर्मूला याद है, तो ये क्वेश्चन आसानी से हमारा हो जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो, इस वीडियो को पहले पॉज करो, चारों विकल्प देखो। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो पहले खुद सॉल्व करो, फिर अनपॉज करके मेरा आंसर देखा करो। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो इसमें पूछा है क्या शामिल है। तो अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए, उनमें क्लोरीन है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ क्लोरीन, यानी क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर में शामिल है। क्योंकि जो भी ब्लीचिंग पाउडर हम डालते हैं सफाई करने के लिए तो उसमें जो है क्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर ये सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है, यानी जो हमारा CaOH2 होता है हमारा, इस पर जब क्लोरीन डाला जाता है Cl2 तो इससे जो बनता है उसे बोलते हैं CaOCl2। तो ये हमारा जो है वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो इसको CaOCl2 के रूप में दर्शाया जाता है, इसलिए इसमें कैल्शियम नहीं, इसमें क्लोरीन जो है वो होता है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, चिकनगुनिया का कारक क्या है? चिकनगुनिया क्या होता है? हमारा एक रोग होता है। तो रोग से क्वेश्चन जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो कितने भी मेन रोग है उनको कौन जनित करता है तो वो हम ज़रूर जो है वो याद करके जाएंगे, मेन सारे।
कोविड का तो सबको पता है, ये कोरोना वायरस था। वैसे जो मलेरिया है उसमें कौन सा मच्छर होता है, एनाफिलीज होता है, ठीक है, डेंगू में कौन सा होता है, कौन सा कारक होता है, तो वो सारी छोटी छोटी बातें हम याद करके जाएंगे। तो गैर क्लोरोफिलस जीवाणु, निमोटोड, वायरस, कवक। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है वायरस, यानी वायरस से चिकनगुनिया रोग जो है वो होता है। चलिए इसकी व्याख्या में इसके बारे में और जानते हैं। चिकनगुनिया एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है। ये तो हम सबको पता है, चिकनगुनिया का भी मच्छर होता है जैसे मलेरिया और डेंगू का होता है। जो चिकनगुनिया वायरस के कारण होती है, ये टोगा विरिडे वंश के अल्फा वायरस जीन्स के एक आरएनए वायरस है, इसलिए आरएनए वायरस है, तो वायरस यहाँ पर सही उत्तर है, विकल्प सी। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बायोरेमेडिएशन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग किसे नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो यहाँ हमको 4 विकल्प दिए, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियरों का पिघलना, ओजोन रिक्तीकरण, भारी धातु प्रदूषण। तो यहाँ पर जो बायो रेमेडिएशन होता है, यानी कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू रेमेडी करना, यानी सही करना। तो ये जो है, अब एक छोटा सा बायो रेमेडिएशन पूरी ग्लोबल वार्मिंग सही नहीं कर सकता, ना ही ग्लेशियरों का पिघलना रोक सकता है, ना ही ओजोन रिक्तीकरण कर सकता है, क्योंकि ये तीनों ही बहुत बड़े बड़े लेवल पर होने वाली चीज़ है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग पूरे अर्थ पर होती है, ग्लेशियरों का पिघलना यानी दोनों ध्रुवों पर जो है, ओजोन रिक्तीकरण यानी जो यहाँ पर ऊपर रिक्तीकरण ओजोन लेयर पर होता है। लेकिन जो भारी धातु प्रदूषक है, इसको हम एक छोटे लेवल पर टारगेट कर सकते हैं, इसलिए इसको बायो रेमेडिएशन टेक्निक से यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे हम इसको थोड़ा सा गैसवर्क से भी कर सकते हैं। बाकी इसका सही उत्तर है भारी धातु प्रदूषक, क्योंकि बायो रेमेडिएट करना यानी किसी चीज़ को जो है वो ट्रीट करना होता है। चलिए इसकी व्याख्या में इसके बारे में और जानते हैं। तो बायो रेमेडिएशन से इनडायरेक्ट वे में ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियरों का पिघलना, ये सब हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट वे में नहीं होता है। तो बायो रेमेडिएशन एक ऐसी तकनीक है जो मिट्टी, पानी, अन्य वातावरण से दूषित पदार्थों, प्रदूषकों और विषाक्त पदार्थों को हटाने में सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया जैसे जीवित जीवों का उपयोग करती है। बायो रेमेडिएशन का उपयोग दूषित भूजल या पर्यावरणीय समस्याओं जैसे तेल रिसाव, भारी धातु प्रदूषण आदि को साफ करने के लिए किया जा सकता है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियरों के पिघलने और ओजोन की कमी को नियंत्रित करने में बायो रेमेडिएशन की अप्रत्यक्ष भूमिका हो सकती है, लेकिन प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है, इसलिए हमारा सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कुछ ऐतिहासिक स्मारकों की सुंदरता कुछ लक्षित जीवों की वृद्धि से बहुत प्रभावित होती है। ये जीव निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? उभयचर पौधे, लाइकन, बैक्टीरिया, वायरस। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे हमारा ताजमहल है, ठीक है, तो जो ताजमहल है हमारा, इसमें क्या है, ये सफ़ेद मार्बल पे बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें अगर बरसात होती है तो बरसात से क्या होता है कि कुछ काली काली सी कंजी जम जाती है, ठीक है। तो वो जो काली कंजी जमती है, या फिर अगर हम बात करें कोई भी अगर आप किला विला देखने जाते हो तो वहाँ पर जो है पुराने ज़माने के जो किले हैं वहाँ पर कंजी जम जाती है, हरे हरे कलर की दीवारें हुई रहती हैं। कई बार तो हमारी छत पर भी अगर ज़्यादा बरसात होती है तो हरे कलर की कंजी जम जाती है। तो जो जितने भी ऐतिहासिक स्मारक है, जैसे कोई किला हो गया या ताजमहल हो गया, तो इनकी जो सुंदरता होती है वो इससे ख़राब हो जाती है, कंजी जम जाती है, यानी उसमें जो है देखने में वो बहुत बुरा लगता है, उनकी सुंदरता पे प्रभाव पड़ता है। तो किस जीव की वृद्धि से ऐसा होता है? मैंने आपको बता दिया, कंजी, जो हरे कलर की कंजी लगती है। तो कंजी जो है यहाँ पर, जिसे हम शैवाल बोलते हैं, तो वो डायरेक्ट वे में तो कहीं भी नहीं दे रखा ना, उभयचर पौधे, लाइकन, बैक्टीरिया, वायरस। लेकिन अगर आपको ये पता है, अगर आपने थोड़ा सा भी पर्यावरण में या साइंस में पढ़ा हो, तो लाइकन जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें एक जो होता है वो शैवाल भी होता है, शैवाल और कवक होता है। तो जो शैवाल है वही इसके लिए कारण होता है, जो हरी कंजी होती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी लाइकन के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, यानी शैवाल और कवक से मिलकर जो लाइकन बना होता है वो ऐतिहासिक स्मारकों की सुंदरता को खराब करता है। क्योंकि बैक्टीरिया जाके तो जम नहीं सकते, ना ही वायरस जम सकते हैं, ना ही कोई उभयचर पौधा जाके जम सकता है, लेकिन कंजी ज़रूर जम जाती है। तो वो कंजी
जो है वो लाइकन होता है। लाइकन एक जटिल जीवन रूप है जिसमें दो अलग अलग जीव, एक तो कवक और एक शैवाल सहजीवी साझेदारी है। लाइकन एक स्वतंत्र जीव नहीं है बल्कि ये कवक और शैवाल के साथी के साथ सह अस्तित्व में रहता है। लाइकन सभी सबस्ट्रेट पर प्राकृतिक रूप से उगते हैं। कोई उगाता थोड़ी है, कंजी तो अपने आप जम जाती है प्राकृतिक रूप से, जिसमें बहुत पोषक तत्वों की कमी वाले सबस्ट्रेट भी शामिल है। इसका कारण ये है कि वे अपने पोषक तत्व नहीं लेते हैं सबस्ट्रेट से, बल्कि ज़्यादातर हवा और परिवेश से लेते हैं। तो हवा और पानी जहाँ पर होगा वहाँ पर ये जाकर जम जाएंगे, इसलिए वे स्मारकों की सतहों सहित पोषक तत्वों की कमी वाले सबस्ट्रेट पर जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इनको कुछ नहीं चाहिए, हवा और पानी चाहिए, वहीं से ये अपना खाना बनाता है। तो इसलिए ये कहीं पर अगर सबस्ट्रेट्स भी नहीं है तो वहाँ पर भी जीवित रह सकते हैं। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जानवर और पौधे दोनों की विशेषताएं हैं? यानी जानवर और पौधे दोनों की तरह भांति वो है जो है अपना नेचर दिखाता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए है, फर्न, मॉस, केचुआ, यूग्लिना। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है यूग्लिना, यानी यूग्लिना में जानवर और पौधे दोनों की विशेषता। केचुआ तो हम जानते हैं ये जीव ही होता है, ठीक है। मॉस और फर्न जो है वो, मॉस जो है वो भी हरे कलर की, फर्न भी एक झाड़ी जैसी होती है, तो उसमें कोई जानवर जैसी तो कोई विशेषता है नहीं। लेकिन बचा क्या फिर? यूग्लिना। तो यूग्लिना ही हमारा सही उत्तर है। चलिए इसकी व्याख्या में यूग्लिना के बारे में और जानते हैं कि कैसे जानवर और पौधे दोनों की तरह व्यवहार करता है। प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीवों में जानवर और पौधे दोनों के गुण होते हैं। तो यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत के जीव में है। सभी एक कोशीय यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। एक कोशीय यानी जो एक सिंगल सेल होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, उसको भी हम एक कोशीय यूकैरियोट बोलते हैं, यानी जो पहले से जो चले आ रहे हैं। लेकिन इस जगत की सीमाएं अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं है, यानी कोई भी इसमें शामिल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अधिकांश यूग्लिनाइट्स मीठे पानी के जीव हैं जो स्थिर पानी में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति के स्थान पर पेलिकल नामक प्रोटीन युक्त परत होती है जो इनके शरीर को लचीला बनाती है। इनके पास 2 कोशिकाविकाएं, एक छोटी और एक लंबी होती है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषक होते हैं, जो एक पौधे की विशेषता होती है। और सूर्य प्रकाश से अगर वंचित है तो अन्य छोटे जीवों पर शिकार करके हेटेरोट्रॉफ की तरह व्यवहार करते हैं। यानी अगर सनलाइट मिल रही है तो प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे, और सनलाइट नहीं मिल रही है तो अन्य जीवों को खाकर भी हेटेरोट्रॉफ की तरह व्यवहार करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूग्लिनॉइड्स का रंग द्रव्य उच्च पौधों में मौजूद रंगों के समान होता है, यानी कि यूग्लिना। इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, भंडारित खाद्यान्नों को कीड़ों से बचाने के लिए किसान आमतौर पर उनमें क्या मिलाते हैं? यानी अगर हमारा गेहूँ, अगर हम साल में एक बार गेहूँ स्टोर करते हैं ड्रम में, तो उसमें क्या है ना, अब जैसे किसान भी वही स्टोर ही करते हैं अपना, तो वो क्या करते हैं कि जैसे अगर हमने गेहूँ या कुछ भी स्टोर किया तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो उनको कीड़ों को बचाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ डाली जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, नीम की पत्ती, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, नारंगी के पत्ते। अब इस वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर पहले सोचो, अपना गैस वर्क करो, उसके बाद अनपॉज करके मेरा आंसर देखना, क्योंकि अब ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ याद करने का है ही नहीं। इससे ज़रूर आप पॉज करके एक बार अपना आंसर पता लगाओ, ठीक है। तो अगर हम बात करें नीम की पत्तियों की, तो नीम की पत्ती होती है कड़वी, ठीक है, और दवाई कैसी होती है? कड़वी। तो जो कड़वी चीज़ होती है वो ज़रूर कीड़ों को भगाएगी। आम के पत्ते तो चाहे कड़वे नहीं होते, ना ही पीपल के, ना ही नारंगी के। तो जो चीज़ कड़वी होगी, एंटीबायोटिक वाली होगी, वही कीड़ों को भगाएगी। तो इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ नीम की पत्ती। तो नीम की पत्ती में वैसे ही बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक गुण होता है जो ऐसे कामों के लिए ही यूज़ आते हैं। तो हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प ए। नीम की पत्तियां नीम एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार पेड़ है जो परंपरागत रूप से अपने औषधीय महत्व के लिए जाना जाता है। भंडारित अनाज पर कृंतकों, कीड़ों और कवक जैसे रोगजनकों का हमला होने का खतरा होता है। नीम की पत्तियों में कड़वी सुगंध और कुछ एल्कलॉइड होते हैं जो उन्हें दूर भगाते हैं। तो इसमें कड़वी सुगंध होती है और कुछ एल्कलॉइड होते हैं। इस प्रकार इनका उपयोग भंडारित खाद्यान्नों के कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर है विकल्प ए।
चलिए हमारे प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मानक तापमान और दबाव पर प्रतिचुंबकीय नहीं है? यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर प्रतिचुंबकीय नहीं है, यानी प्रतिचुंबक यानी चुंबक से जो दूर भागता है, ठीक है, तो नहीं है मतलब जो प्रतिचुंबकीय, सॉरी हाँ, तो 3 तो प्रतिचुंबकीय हैं, यानी मैग्नेट को, चुंबक को दूर भगाते हैं, और एक है जो उसको पास खींचता है। तो नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड, पानी, लोहा। इस वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर देखो, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है लोहा, क्योंकि पूरा बचपन हमारा चुंबक लोहे पर चिपकाने पे गुजरा है, तो ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए हमारा आंसर, क्योंकि जो लोहा होता है वो प्रतिचुंबकीय नहीं होता, वो पराचुंबकीय होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। तो जो चुंबकीय गुण होता है वो सभी के अंदर नहीं होता है, और चुंबकत्व की उत्पत्ति कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय और स्पिन गति में निहित होती है, यानी एक जो हमारा परमाणु है उसमें जो कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाते हैं या फिर गति में रहते हैं, तो वो उसमें निहित होती है उसकी चुंबकत्व की विशेषता। और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क करते हैं, विभिन्न प्रकार के चुंबकत्व का परिचय देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सामग्री चुंबकीय क्षेत्र पर कैसी प्रक्रिया करती है। यानी अगर चुंबक के पास किसी को लाया, चुंबक उस पर चिपक गई, कम चिपकी, पूरी चिपकी या बिल्कुल दूर हट गई, तो यही सबसे अच्छा इसका वर्णन है कि चुंबकीय सामग्री में, चुंबकीय क्षेत्र में ये कैसा प्रतिक्रिया करती है। तो इसके आधार पर उन्हें 3 विभागों में बांटा गया है। अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय। अणु यानी पास में, तो जो चुंबकीय और प्रबलता से आकर्षित नहीं होता है उन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम, टिन, मैग्नीशियम। जो पदार्थ चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, यानी प्रति यानी दूर, जैसे जिंक, पारा, सीसा, सल्फर, नाइट्रोजन, तांबा, चांदी, बिस्मिथ, लकड़ी, सोडियम क्लोराइड, अधिकांश लवण, पानी। तो तुम कभी भी चांदी पर, तांबे पर, सल्फर पर, शीशे पर, जिंक पर अगर चुंबक चिपकाओगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, गिर जाएगी, तो वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। होते हैं लोहा चुंबकीय, जो चुंबक क्षेत्र या चुंबक द्वारा दृढ़ता से आकर्षित होते हैं, क्योंकि लोहे के अलमारी पर चुंबक चिपकाओगे बिल्कुल चिपक जाएगी तेज, तो वो लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। इसमें लोहा, स्टील, निकल शामिल है और कोबाल्ट भी, इसलिए। और जो विकल्प डी में जो लोहा दिया है वो लोह चुंबकीय पदार्थ है, ना कि प्रतिचुंबकीय, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन तो हमारे अगर हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो उससे भी हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, शांत मन से इसको पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में विकल्प समझ में आता है तो ज़रूर उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं साइंस के, जो बचपन से लेके अभी तक हमने विज्ञान पढ़ी है, वही के क्वेश्चन 10वीं तक के इसमें आएंगे। तो अगर 1-2 बार ढंग से पढ़ोगे तो ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कथन एक यहाँ पर दिया है, ये एक सामान्य अवलोकन है कि यदि हम कमरे के तापमान पर एक मेज़ पर बर्फ़ के पानी का एक गिलास रखते हैं तो बर्फ़ का पानी गर्म हो जाएगा। ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक प्रणाली और उसके पर्यावरण के बीच तापमान के अंतर के कारण बहती है। तो यहाँ हमें 4 कूट दिए। दोनों कथन यानी स्टेटमेंट 1 और 2 व्यक्तिगत रूप से सत्य और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे गए हैं, जिसे असर्शन और रीज़न बोला जाता है। तो पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर मैं अपने ग्लास में बर्फ़ का पानी भर के रख दूँगी तो थोड़ी देर बाद बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी, और ये इसलिए होता है क्योंकि बर्फ़ में जो एनर्जी है और बाहर जो एनर्जी, यानी बाहर गर्मी है अंदर ठंड है, तो ये कोशिश करते हैं एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने की, तो ये सारी एनर्जी बाहर आ जाएगी और ये पानी यहाँ पर पिघल जाएगा। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और दूसरा ही पहले का सही व्याख्या है कि पानी इसलिए तो पिघलता है क्योंकि ऊर्जा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प ए। अगर यहाँ पर दोनों सही होते लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं होती
तो हम इसको दूसरे वाले में डालते। तो अब ये तो हमारा सही उत्तर है विकल्प ए। इसकी व्याख्या में इसके बारे में और जानते। वैसे तो ये कॉमन साइंस वाला क्वेश्चन है कि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है और अगर बर्फ़ का पानी का गिलास भर के रख दिया तो वो पिघल जाएगा। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है, ऊष्मा यानी हीट, तो जो तापमान के अंतर के परिणाम स्वरूप एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित होती है। यदि अलग अलग तापमान पर दो पिंडों को एक साथ लाया जाता है तो ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है, यानी गर्मी गर्म शरीर से ठंडे शरीर की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार यदि बर्फ पानी को कमरे के तापमान पर एक पेज पर रखा जाता है तो कमरे में मौजूद वस्तुओं से ऊष्मा ऊर्जा बर्फ पानी को प्रवाहित होती है, जो कि गर्म हो जाता है। इसलिए हमारा कथन एक सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, इसलिए हमारा विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 10 है कथन 1, पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर लगने वाला बल क्रिया है, जबकि चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर लगने वाला बल प्रतिक्रिया है। यह हमारी पृथ्वी है, यह हमारा चांद है। तो इनका ये कहना है कि पृथ्वी चांद पर बल लगाती है और चांद प्रतिक्रिया में पृथ्वी पर बल लगाता है और प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन का बहुत ही फेमस लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, यानी मैंने अगर दीवार को धक्का मारा तो मेरे हाथ पर लगेगी, क्योंकि दीवार को धक्का मारना मेरी क्रिया है और मेरे हाथ पर लगना वो प्रतिक्रिया है। तो ये बोल रहा है कि जो चांद है इस पर जो क्रिया लगता है और ये जो प्रतिक्रिया है, तो ये इसलिए क्योंकि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये हमारे दोनों ही कथन बिल्कुल सही है और दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प ए। चलिए इसकी व्याख्या में इसके बारे में और जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो लगता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, तो इसी की वजह से ये एक दूसरे को न पृथ्वी चंद्रमा को धक्का देती है न चंद्रमा पृथ्वी को धक्का देता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बैलेंस कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है जब बढ़ जाता है तो आपने ज्वार भाटा देखा होगा, तो पूर्णिमा पे ज्वार भाटा आता है, यानी पानी चढ़ता है उतरता है वो, क्योंकि चंद्रमा का बल उस समय थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और चंद्रमा थोड़ा पास आ जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिसबैलेंस उस समय पे हो जाता है। तो न्यूटन का जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक कण ब्रह्मांड में हर दूसरे कण को द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल से आकर्षित करता है। इसके अलावा न्यूटन की गति के तीसरे नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए कथन 2 सही है। इसी प्रकार पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित करती है और चंद्रमा पृथ्वी को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार समान मात्रा में बल से आकर्षित करता है। यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को क्रिया बल माना जाता है तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव प्रतिक्रिया बल है, इसलिए कथन 1 सही है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार ये दोनों बल परिमाण के समान हैं और विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी की क्रिया शक्ति चंद्रमा की प्रतिक्रिया शक्ति के द्वारा संतुलित होती है, इसलिए कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है और विकल्प ए हमारा सही है। इसी प्रकार से मित्रों हमारे विज्ञान और उपयोग सामान्य विज्ञान के MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम जो कल सीरीज़ लेकर आएंगे वो इतिहास के ऊपर होगी, यानी EPFO EO एग्ज़ाम में इतिहास से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और आगे कैसे पूछे जाने वाले हैं, तो उस पर हम वीडियो कल लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अतुल IAS अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।